नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एडुजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने भारत के राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया पढ़ी, राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ा। उसके साथ हमने देखा कि राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रतिज्ञान कौन से अनुच्छेद में है, शर्तें पढ़ी, राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ी। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रपति पर चलने वाली महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, उसका आधार क्या होता है, पूरी प्रोसेस क्या है, वो सारी पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति में आकस्मिक पद हो जाता है, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो क्या होता है, वो सारी बातें आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, सीधा ही हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, नंबर फर्स्ट, महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, कैसे शुरू होती है, ये सारा का सारा हम आज देखेंगे राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका उल्लेख कहाँ है। तो हमने देखा था संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, जहां पर राष्ट्रपति की पदावधि है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संविधान के प्रावधानों के अतिक्रमण करने की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। तो महाभियोग के बारे में दो अनुच्छेद ध्यान रखने, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 तो आधार होता है और अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। तो महाभियोग प्रक्रिया का आधार क्या है, तो महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, इसका आधार, महाभियोग का आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति संविधान के किन्हीं प्रावधानों का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगली बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चला कौन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यह प्रक्रिया कौन चला सकता है, तो भारत की संसद के अंदर है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो यह प्रक्रिया संसद में किसी भी सदन द्वारा, संसद में किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वह संसद, भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति पर ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक महाभियोग प्रक्रिया लाने से पूर्व 14 दिन से पूर्व आपको उसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। कितनी सूचना, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होगी कि आपने संविधान का इस प्रकार से अतिक्रमण किया है, इस आधार पर आप पर महाभियोग लाया जा रहा है। और उसके लिए आपको कितने, जो भी उस सदन के सदस्य होंगे उसके 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित आप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना। तो महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना, इसकी सूचना राष्ट्रपति को कब देनी है, राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन
पूर्व देनी आवश्यक। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी आवश्यक है। बिना सूचना के आप सीधे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू नहीं कर सकते, पहली बात। अब अगली आती है कि आप महाभियोग लगा तो रहे हो, तो आप सूचना दे रहे हो, तो ये सूचना देने के लिए कुल कितने सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर, एक पत्र होता है, प्रपत्र होता है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को सूचना प्रेषित की जाती है। तो प्रस्ताव पर सदन के 1/4, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक। देखिए 14 दिन पहले आपको सूचना देनी है कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के प्रस्ताव के साथ, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उस प्रस्ताव पर, और वह सूचना 14 दिन पहले कहां चली जाएगी, राष्ट्रपति के बाद। अब ये सूचना दे दी, राष्ट्रपति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी है, तो फिर 14 दिन बाद, आप 14वें दिन के बाद 15वें दिन, यानी 14 दिन पूरे होने के बाद, उसके तत्काल बाद अब उस सदन में क्या होगा, उस पर विचार विमर्श होगा। और अगर उस सदन द्वारा, पहले सदन के द्वारा उस महाभियोग प्रक्रिया के प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत, 2/3 बहुमत, कुल सदस्य जितने भी उस सदन के, उसके 2/3 बहुमत से यदि वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पहले सदन से उसको पास माना जाता है। तो आप देखोगे इसमें यदि प्रथम सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो क्या होगा, तो वह सदन उस सदन से पास होकर दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाएगा। करता है तो उस सदन से प्रस्ताव पास होकर, उस सदन से प्रस्ताव पास होकर अगले सदन को प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी पहले सदन की। पहला सदन क्या करेगा, कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यह प्रक्रिया कहीं पर भी शुरू हो सकती है। वह शर्त है कि प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और वह प्रस्ताव 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी। प्रस्ताव कितने सदस्य ला सकते हैं, तो 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। उस प्रस्ताव पर अगर बाद में 14 दिन बाद 2/3 सदस्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं तो पहले सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित हो जाता है और वह दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से पहले सदन की महाभियोग प्रक्रिया पूरी होती है। अब काम होता है दूसरे सदन का। तो अगला सदन क्या करेगा, अब आगे बात दूसरे सदन की। तो अब देखते हैं दूसरा सदन क्या करेगा। दूसरा सदन, पहले सदन में पारित होने के बाद महाभियोग में दूसरा सदन क्या करता है, तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे महाभियोग के आरोपों की जांच करता है। जांच होने के बाद यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं और दूसरा सदन भी यानी इसमें क्या होता है, जब आरोपों की दूसरा सदन जांच करता है तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी भी क्या कहते हैं मुवक्किल को या वकील को या किसी भी अपने आदमी को वहां पर भेज सकता है उसकी सुनवाई में भाग लेने के लिए। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति स्वयं के पक्ष में दलील पेश कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे सदन में अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हट जाता है। तो दूसरा सदन
आरोपों की जांच करता है, आरोपों की जांच करता है, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति दूसरे सदन में जहां पर इसके आरोपों की जांच होती है वहां पर या तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो जाए, स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या अपने आरोपों को निरर्थक साबित कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर आरोप साबित हो जाते हैं और जब दूसरे सदन में आरोप साबित हो जाए एवं दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। ये है पूरी की पूरी आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। इसमें दोस्तों कोई लोड लेने की बात नहीं है। 4 से 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसके लिए आपके है संविधान का अतिक्रमण। उसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से कौन महाभियोग लगा सकता है, तो केवल संसद के सदस्य। ठीक है, उसके बाद इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। पहले आपको एक प्रस्ताव लाना होता है, उस पर संबंधित सदन के 1/4 सदस्यों के, कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। उसके बाद पहले सदन में अगर उस प्रस्ताव को पास करना है तो उसके लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। उसके बाद अगली बात हमने देखी, यहाँ पर दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, अन्वेषण करेगा, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन अगर दूसरे सदन में आरोप साबित हो जाते हैं और दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लेता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। एक बात आपको विशेष बताऊं, नोट करके आप समझना इसको। एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य,
मंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर केवल राष्ट्रपति के चुनाव में अगर बात करें तो संसद के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभा और विधान परिषद का एक भी सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। इसके बाद एक बात आती है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो इसको एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम देखते हैं, महाभियोग प्रक्रिया हो गई, उसके बाद देखते हैं पद की आकस्मिक रिक्तता। अगला आता है आपके पद की आकस्मिक रिक्तता। पद की आकस्मिक रिक्तता का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से यदि खाली हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया कारण उसको हटा दिया जाता है। तो ये कैसी स्थिति? ये है राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्तता। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है? मृत्यु, त्याग पत्र, या महाभियोग प्रक्रिया से पद रिक्त। भाई कार्यकाल पूरा हो गया तो वो आकस्मिक नहीं है, वो तो एक पूरा ही 5 प्रकार का सिस्टमैटिक है। लेकिन जब 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, या फिर उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो यह एक प्रकार की आकस्मिक रिक्ति होती है। अब आकस्मिक रिक्ति होगी तब क्या होगा? तो आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव 6 माह की अवधि के अंदर पूर्ण करवाने आवश्यक है। कितने? 6 माह की। तो इस स्थिति में 6 माह की अवधि के अंदर, 6 माह की अवधि के अंदर, इस स्थिति में 6 माह की अवधि के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाना आवश्यक। बस आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति के चुनाव आपको 6 महीने, जब से पद खाली हुआ है उस तारीख से लगाकर 6 महीने के अंदर निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति के चुनाव कैसे भी करवाने पड़ेंगे। और जो नया उम्मीदवार चुनकर आएगा उसका कार्यकाल वापस 5 वर्ष होगा। ऐसा नहीं है कि शेष समय के लिए नहीं होता। तो पुनः निर्वाचित जो अगला निर्वाचित राष्ट्रपति क्या होगा, वह 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल में किसी का कार्यकाल खत्म हो गया आकस्मिकता के कारण तो अगला 2 वर्ष के लिए आएगा। 2 वर्ष के लिए नहीं आएगा विद्यार्थियों। अगला राष्ट्रपति जो, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस निर्वाचन की वापस होती है, तो वह अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति पद को धारण करेगा। इस प्रकार से पद की आकस्मिक रिक्तता की स्थिति बताई गई है अनुच्छेद 62 के अंदर। तो इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 62। अब अगली बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है और जब तक चुनाव होकर नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति करता है। और जब उपराष्ट्रपति इन कार्यों का निर्वहन करता है
तो उसके पास राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, सारी के सारी पावर राष्ट्रपति की होती है। तो यहां पर हमें देखना है ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति के चयन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों या कार्यों का निर्वहन करता है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्ति के कारण खाली हो जाता है तो उसके कार्यों का, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करता है। अब अगली बात, यदि दोनों ही पद खाली हो जाए तो कौन आएगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति सपोज उसका भी उसने त्याग दे दिया है, तो अब उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो इसके लिए भारत की संसद ने एक कानून बनाया था, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसके लिए संसद के द्वारा कानून बनाया गया था, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 पारित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण या अन्य रिक्ति के कारण अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब अगली बात आपको ध्यान रखनी है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग तथा अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर वह उपस्थित नहीं है या वो पद पर नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो इसकी स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वह अपने पद पर नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ऐसा एक बार हुआ था 1969 में। 1969 में क्या होता है कि देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1969 में भारत के राष्ट्रपति कौन? तो आपके सामने एक सवाल आता है कि 1969 में, तो देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद राधाकृष्णन, और उसके बाद आपके आते हैं राधाकृष्णन के बाद आपके अगले राष्ट्रपति आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद,
और सॉरी फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है, राधा कृष्णन के बाद आते हैं जाकिर हुसैन, सॉरी जाकिर हुसैन की पद पर मृत्यु हो गई थी, और जाकिर हुसैन की पद पर मृत्यु होने के बाद वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए कार्य सौंपा गया। लेकिन वीवी गिरी ने भी क्या कर दिया, स्वयं के नाम से इस्तीफा देकर उस पद को त्याग दिया। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी ने पद को त्याग दिया, तो क्या हो गया, पद रिक्त हो गया 1969 में। तब संसद ने एक कानून बनाया, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। उसमें यह प्रावधान किया गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या अन्य किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, अगर वह अपने पद पर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस कार्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस कहां पर है, अनुच्छेद 65 और 70 के अंदर ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। अब आता है एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, वह व्यक्ति है कौन, जो भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति पद पर बना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आपको यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो वो कौन थे, तो भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया, उसका नाम था न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिसको, और ऐसा मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया, तो वह है आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1969 में इनके द्वारा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, जब तक वीवी गिरी वापस राष्ट्रपति के रूप में नहीं आ गए, तब तक इनके द्वारा कार्य किया गया। अब आता है राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवाद। इसकी भी एक सवाल बनता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवाद। अब देखो विद्यार्थियों, इस पूरी प्रोसेस का उल्लेख आपके अनुच्छेद 71 में देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि यदि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उस विवाद की जांच और निर्णय भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय करेगा, और उसका अंतिम निर्णय जो होगा ना, वो क्या होगा, अंतिम होगा। एक बार वापस सुने, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद की जांच और उस विवाद पर निर्णय करने का कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का होता है, और उसका निर्णय अंतिम होगा। तो विवाद, तो इसकी आपको पहली बात ध्यान रखनी है, इसकी जांच एवं निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा, तथा उसका निर्णय
अंतिम होगा। देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई घपला हो जाता है, कोई ऐसा कोई ना कोई फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो उसकी जांच का कार्य न्यायालय करेगा और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। उस निर्णय पर आप वापस प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिए गए निर्णय अंतिम होते, उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हो गए और 6 महीने बाद ऐसा वाद आया और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह कार्य अवैध है। तो उस निर्णय तक जो कार्य किए गए वो तो होते वैध, और उसके बाद उनको मान्य नहीं किया जाता। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि जब चुनाव हुए तो किसी विधानसभा में विधानसभा विघटित थी या विधानसभा गठित नहीं थी। जैसे अभी हाल ही में 2022 में चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं थी, उसमें विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। तो आपने देखा तो 2022 में राष्ट्रपति के सांसदों का मत मूल्य 708 से 700 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा उस समय पद पर नहीं थी, इस कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जांच कौन करता है और अंतिम निर्णय कौन करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। और इसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए उस समय निर्वाचक मंडल पूरा नहीं था। इतना बस ये ध्यान रखनी है। इसको नहीं, आप लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि चुनावों के समय निर्वाचक मंडल पूरा नहीं था। और अगली बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे कौन सकता है, या तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खड़े हुए या तो वो चुनौती दे सकते हैं, या फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की भी संख्या है कि उनको आप 1-2 सदस्य नहीं, इसके लिए 10% सदस्य अगर इसकी मांग करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जांच होती है। तो चुनौती कौन दे सकता है? चुनौती या तो पद के उम्मीदवार दे सकते हैं, या निर्वाचक मंडल के सदस्य। ठीक है, ये हो गया आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद। इसके बाद हम देखते हैं अगला, राष्ट्रपति की एक शक्ति है समाधान की शक्ति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। तो अगला देखते हैं, समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति में इसका उल्लेख तो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंदर इसका वर्णन है। कहां वर्णन है इसका? तो इसका अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का उल्लेख देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं समाधान क्या होता है, समाधान के किस आधार पर होता है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। राष्ट्रपति का समाधान कैसे होता है? जब दंड या तो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ठीक है, और दूसरा है दंड का विषय क्या होगा कि भाई दंड का विषय संघीय विषय से संबंधित है। 2 आधारों पर समाधान कर सकते हैं, या तो सेना न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है तब समाधान होगा,
और दूसरा होता है यदि किसी व्यक्ति ने संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध किया है और उसको दंडित किया गया है तो उस आधार पर राष्ट्रपति उसको समाधान कर सकता है। अब राष्ट्रपति समाधान कैसे करता है? तो राष्ट्रपति 5 प्रकार से समाधान की शक्तियां है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के, केवल आपको ये 5 प्रकार ध्यान रखने, 5 प्रकार से समाधान कर सकता है। और कहां तक होता है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति? जहां तक संघ की कार्यपालिका होती है वहां तक राष्ट्रपति समाधान कर सकता है। इतनी बात ध्यान रखनी, जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वहां तक राष्ट्रपति को समाधान देने की शक्ति होती है। पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है, जहां तक संघीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होता है वहां तक समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति क्या होती है? जहां तक संघीय कार्यपालिका अपने कानून बना सकती है उस क्षेत्र तक राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति होती है। दूसरा आता है राष्ट्रपति समाधान या माफी की प्रार्थना पत्र को स्वीकृति अस्वीकृति किस पर निर्भर है? राष्ट्रपति पर, लेकिन उसका निर्णय गृह मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई व्यक्ति समाधान के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति तो राष्ट्रपति पर निर्भर है, लेकिन समाधान पर अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय के परामर्श से ही किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को समाधान नहीं कर सकता। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने समाधान का प्रार्थना पत्र दिया है तो वह तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि स्वीकृत करे या ना करे, लेकिन उस पर निर्णय व्यक्ति को क्षमा करना है कि नहीं करना है, किस मात्रा में क्षमा करना है, यह निर्णय गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति करता है। तो यह बात ध्यान रखें। समाधान प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार करना, स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति पर निर्भर होता है, राष्ट्रपति पर निर्भर होता है, लेकिन उस पर निर्णय करना, उस पर निर्णय गृह मंत्रालय, उस पर निर्णय लेना गृह मंत्रालय के परामर्श से होता है। आपको ध्यान रखना है, जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो उसे गृह मंत्रालय से परामर्श करना आवश्यक होता है। अब अगला आता है राष्ट्रपति 5 प्रकार से समाधान कर सकता है। कितने प्रकार है? तो इसके हम 5 प्रकार देखते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो समाधान 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? समाधान 5 प्रकार से कर सकता है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं तो अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पांच प्रकार से समाधान किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, समाधान का पहला प्रकार होता है क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। राष्ट्रपति पहला तो क्षमा करने का काम करेगा
उसके बाद दूसरा आता है लघुकरण करना। दूसरा प्रकार है आपके लघुकरण करना। लघुकरण के बाद आता है परिहार। ठीक है, तीसरा कौन सा प्रकार है आपके? परिहार। क्षमा, लघुकरण, परिहार। उसके बाद चौथा आता है आपके विराम लगाना, यानी विराम। विराम के बाद लास्ट आता है आपके प्रतिलंबन। अंतिम कौन सा आता है आपके? प्रतिलंबन। इस प्रकार से राष्ट्रपति 5 प्रकार की समाधान शक्तियों का उपयोग करता है। 5 प्रकार की शक्तियों में क्या प्रकार है, अब इन पांचों में क्या क्या होता है, मैं वो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, क्षमा करना। राष्ट्रपति इस शक्ति के तहत अपराधी व्यक्ति को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर देते हैं, यानी आपने अपराध किया ही नहीं, अपराधी को इस प्रकार से मुक्त कर दिया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, यानी उसको पूरी तरह से दोषी पर लगे आरोपों को पूरी तरह से समाप्त करना। तो पहली समाधान में क्या होगा क्षमा करने में? दोषी पर लगे आरोपों को पूरी तरह समाप्त करना, जिसे हम कहते हैं बाइज्जत बरी। अब आपने कोई अपराध किया ही नहीं। और उसके बाद दूसरा आता है आपके नंबर 2, लघुकरण। अब देखिए समाधान में आपने माफ कर दिया, लेकिन लघुकरण में आप क्या करोगे? लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। प्रकृति कैसे? किसी को मृत्यु दंड दिया है तो आपने उसको क्या कर दिया? आजीवन कारावास में बदल दिया। बस उसकी प्रकृति, नेचर परिवर्तन कर सकते हैं। तो लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, यानी आपको उसकी प्रकृति बदलनी है, परिवर्तन उसकी प्रकृति में करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। तो ये हो गया आपके दूसरा प्रकार, इसको कहा जाता है लघुकरण। तीसरा आता है आपके परिहार। परिहार में क्या होता है कि हम प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि हम सजा को कम कर देते हैं। प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम करना। ठीक है, तो अगला आता है परिहार। नंबर 3, परिहार। परिहार में क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष करना, ये होता है आपके अगला कौन सा हो गया? परिहार। परिहार के बाद अगला आता है आपके विराम। विराम लगाना। नंबर 4, विराम। अब विराम कब लगता है किसी भी सजा पर? जब कोई महिला गर्भवती होती है या कोई विकलांग किसी बीमारी या विकलांगता से ग्रसित हो जाता है, तब उसकी सजा पर क्या होता है? स्टॉप लगा, उसकी सजा पर
रोक लगा दिया जाता है दोषी को मूल रूप से दी गई सजा की किसी विशेष परिस्थिति में कम करना। ठीक है, जैसे गर्भावस्था होती है तो महिला जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक उसको सजा को रोक देना, यानी किसी विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना। ठीक है, तो विराम में क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना। और विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं तो वो भी आप देख लें। विशेष परिस्थिति मतलब विकलांगता और उसके साथ आएगी आपके महिलाओं की गर्भावस्था। ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लास्ट आता है प्रतिलंबन। नंबर 5 प्रतिलंब। अब देखो विद्यार्थियों, प्रतिलंब में क्या होता है, प्रतिलंब का मतलब होता है किसी भी सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, अगर वो उसके लिए न्यायालय से दरख्वास्त करता है कि आप कुछ समय के लिए मेरी सजा को विराम दे ताकि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं, तो प्रतिलंब के द्वारा न्यायालय अस्थायी रूप से सजा पर रोक लगाता है। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, सजा पर अस्थायी रोक लगाना। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार की सजाएं देखी। 5 प्रकार की सजाएं कौन सी? पहला हमने देखा क्षमा करना, दोषी को पूरी तरह से बाइज्जत बरी करना। दूसरा देखा हमने लघुकरण, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। फिर देखा परिहार, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना, जैसे 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष करना। विराम का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना या कम करना, तो वो है विकलांगता और गर्भावस्था, 2 विशेष परिस्थितियां हैं। उसके बाद प्रतिलंब, प्रतिलंब का मतलब होता है सजा पर अस्थायी रोक लगाना। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाता है तो वह व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए न्यायालय में जाता है, उससे मांग करता है तो न्यायालय उसकी सजा पर अस्थायी रोक लगा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा 5 प्रकार के आदेश कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है 5 प्रकार की व्यक्ति को क्षमा करने की। अब उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। नेक्स्ट अपने आएगा, अगली हेडिंग है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेष अधिकार, विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, इसका उल्लेख, इसका वर्णन आपको कहां मिलेगा? इसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 361। ये आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 361। यहां पर राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अब आता है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं। पहला अधिकार होता है राष्ट्रपति उसकी कार्यवाही के दौरान, ठीक है, जब राष्ट्रपति कार्य करता है तो उन कार्यों की जांच न्यायालय नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय कोई आदेश नहीं निकाल सकता। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति को उसके आचरण या उसके द्वारा किए गए कार्यों पर न्यायालय में हम नहीं जा सकते, उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। यानी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से न्यायालय में पेश नहीं होगा उसके कार्यावधि के दौरान। तो पहला है कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान न्यायालय में
कार्यकाल के दौरान न्यायालय में पेश न होना। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा। राष्ट्रपति भारत का पहला और एक अहम पद है, इसके कारण उनको एक विशेष अधिकार दिया गया। उसके बाद एक दिया गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मामला नहीं चालू किया जा सकता। दूसरा काम आता है, इस दौरान किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मामला लागू नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति अपने पद पर होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी और फौजदारी केस नहीं लगाया जा सकता। और अगली बात है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने की पूरी छूट है, वह न्यायालय के सामने अपने कार्यकाल के दौरान में प्रस्तुत होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला आता है, राष्ट्रपति जो अपने पदावधि के दौरान कार्य करता है उसके लिए न्यायालय में ना तो कार्रवाई शुरू की जा सकती, ना ही प्रारंभ की जा सकती है और ना ही उसको चालू रखी जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई न्यायालय में शुरू नहीं रख सकती। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का हमने देखा। अगली क्लास में हम दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में देखेंगे। मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो आपके सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के आपके काम आ रही है, उसके ज्यादा आपके काम का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें बता देंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। आपको अगर इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स की पीडीएफ, तो वह पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एड्यूज हब टीच, आप सर्च करोगे तो सीधा ही आपके लोगो दिख रहा है। इस लोगो में आपको, इस लोगो वाला जो चैनल देखें उसको आप ज्वाइन करें, वहां पर आपको लाइन से सारी वीडियो मिल जाएंगी और उसके साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, जहां से आप पीडीएफ को निकालकर उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो देखें, पीडीएफ पढ़ें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें एड्यूज हब टीच के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियां।